दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि बिना माँ बाप की होती है, भैया भाभी होते हैं उसके और बड़ी बहन होती है, उसकी शादी हो चुकी होती है और लड़की का नाम सुधा होता है और एक लड़का भी होता है। उसके माँ बाप उसके लिए लड़की देख रहे होते हैं। जब वो लड़की देखने जाते हैं तो उसी के घर आते हैं लड़की देखने के लिए सुधा को, लेकिन जब उसके माँ बाप को पता लगता है कि लड़की बिना माँ बाप की बच्ची है, बिना माँ बाप के पली बड़ी है, तो वो शादी के लिए मना कर देते हैं। लेकिन सूरज को बहुत अच्छी लगती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर बताना कैसी लगी। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक वीडियो में। जय माता दी। दोस्तों सूरज को पसंद आ जाती है सुधा और वो अपने माँ बाप से कहता है कि मुझे इसी से शादी करनी है, क्योंकि सुधा बहुत ही सुंदर थी और सादगी थी उसमें, तो उससे कहता है मैं इसी से शादी करूँगा। और माँ बाप फिर अपने बच्चे के आगे झुक जाते हैं और वो शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों की शादी तय होती है और दोनों की शादी बड़े धूमधाम से होती है। शादी करके जब वो अपने ससुराल जाती है, कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जो सूरज की माँ होती है उसको ऐसा लगता है कि बहू के आने से कि मेरी घर में सत्ता ख़त्म हो जाएगी, तो वो धीरे धीरे मनमुटाव करवाने लगती है पति पत्नी के बीच में। और सूरज भी कुछ समझता नहीं, पति पत्नी से बहुत प्यार करता था, एक दूसरे से दोनों बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर भी वो माँ की बातों में आकर उससे लड़ाइयाँ करा करता था, दोनों के बीच मनमुटाव रहने लगा था। लेकिन अलका को ये सब पता था कि मतलब ये घर की सास और नंद करवा रही है, लेकिन वो अपनी शादी को संभालने के लिए बहुत कोशिश करती है। सोचती है अभी नई नई शादी हुई है इसलिए ऐसा हो रहा है, बहुत कोशिश करती है, बहुत सहन करती है, लेकिन धीरे धीरे मामला और बिगड़ता जाता है। इधर जो सुधा की भाभी होती है वो भी आग में घी का काम करती है, वो भी सुधा को भड़काया करती थी। उसका एक जीजा होता है और उसकी भाभी, दोनों ही इधर घर के मुखिया थे और उनकी ज़्यादा चलती थी, तो वो भी सुधा को भड़काया करते थे कि तलाक ले लो, ये है वो है, दोनों अलग। लेकिन सुधा बहुत बर्दाश्त करती थी। 2 साल कैसे भी करके ऐसे निकल गए, लेकिन उनमें लड़ाइयाँ जब ज़्यादा बढ़ने लगी तो दोनों सोचते हैं कि हमें अलग हो जाना चाहिए। इधर सूरज को भी उसके घर वाले, उसकी माँ बोलती है और इधर रिश्तेदार भी बोलते हैं, रिश्तेदार बोलते हैं कि ऐसी पत्नी अच्छी नहीं है, बिना माँ बाप के बड़ी हुई है और क्या संस्कार होंगे इसे। ऐसे जब वो बोलती है तो सूरज भी उनकी बातों में आ जाता है और तलाक लेने का फैसला कर लेते हैं दोनों। जब तलाक पहुंचता है कोर्ट में, जब केस कर देते हैं तो 2 साल लगते हैं केस होने में। इन 2 सालों में सुधा अपने मायके में ही रहती है। 2 साल दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं। इन 2 साल में उन्हें पति पत्नी की अहमियत भी समझ आ जाती है, लेकिन वो क्या करते, क्योंकि तलाक कोर्ट में चल रहा था, कुछ कर भी नहीं सकते थे। अब दोनों को एक दूसरे की याद भी आती है, दोनों एक दूसरे से बात भी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी फ़ोन पर भी कोई बात नहीं होती थी, सिर्फ़ कोर्ट में ही मिलते थे दोनों। और एक दूसरे के सामने उस वक़्त तो रिश्तेदार होते थे, रिश्तेदारों के सामने गुस्से में होते थे, एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। एक दूसरे के सामने ऐसे रहते थे कि पता नहीं कितने बड़े दुश्मन हों दोनों। और जब 2 साल निकल जाते हैं, 2 साल कोर्ट का केस चलता है, 2 साल बाद उनके केस की सुनवाई होती है, दोनों में तलाक हो जाता है। तलाक वाले दिन जब दोनों बाहर निकलते हैं, रिश्तेदार अपने-अपने घर चले जाते हैं, जो वकील अंदर लड़ रहे थे, वो आकर बाहर गले मिले होते हैं, रिश्तेदार भी आपस में हँस-हँस के बातें कर रहे होते हैं। सिर्फ़ एक पति-पत्नी ही ऐसे थे जो एक-दूसरे से अलग हो चुके थे, पहले एक थे और अलग हो चुके थे। अब सूरज बहुत उदास था, उदास अलका भी थी, लेकिन एक-दूसरे के सामने दिखा नहीं रहे थे। सूरज खड़ा हुआ था कोर्ट के बाहर, अलका स्कूटी पर सवार होकर तेज़ी से उसके आगे से जब निकलती है, तो आगे जाकर धड़ाम की आवाज़ आती है और सूरज जब पलट कर देखता है, तो उसका एक कार से एक्सीडेंट हो चुका होता है और सुधा ज़मीन पर पड़ी होती है खून से लथपथ। सुधा के घरवाले जा चुके थे, सुधा ही बची थी, तो वो भाग कर जाता है और सुधा को उठाता है, ऑटो रिक्शा कर हॉस्पिटल लेके जाता है, उसे वहाँ एडमिट करता है, उसके घरवालों को भी खबर देता है, लेकिन बहुत देर हो जाने के बाद भी उसके घरवाले नहीं आते, उसका इलाज शुरू करवा देता है। जब कुछ घंटों बाद उसको होश आता है, तब भी उसके भैया-भाभी वहाँ नहीं आए थे, तो वो कहती है कि आप यहाँ कैसे, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था, आपको तो अपने घर होना चाहिए था। तो वो कहता है कि तुम चुप रहो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कैसी हो, तुम्हारी हालत कैसी है और तुम स्कूटी पर थी, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, वो उसको बोलता है। ऐसे ही बात करते-करते दोनों एक-दूसरे से बात करने में बहुत खुशी महसूस कर रहे थे, इतने में उसका भाई आ जाता है और सूरज पर चिल्ला कर पड़ता है। वो कहता है, यही तो चाहता था कि मेरी बहन मर जाए, ये है, वो है, मेरी बहन का पीछा कब छोड़ेगा? अब तो तलाक हो चुका है, क्यों नहीं छोड़ देता मेरी बहन को? उल्टा-सीधा बोलता है। ये बात सुधा को अच्छी नहीं लगती और वो ज़ोर से चिल्लाती है कि प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ। ऐसा बोलती है। सूरज को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। अलका सुधा भी नहीं चाहती थी
कि वो वहाँ से जाए, लेकिन उसे मजबूरी में सूरज को वहाँ से जाना पड़ता है। वो मरे मन से वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद वो जब घर पहुँचता है तो उसे सुधा की याद आ रही होती है, और वो पहले की जब उनकी शादी हुई थी, जब की सारी बातें याद कर रहा होता है। यही सोचता है, अफ़सोस करता है कि काश हमने कुछ सोचा होता, लड़ाइयाँ ना की होती, काश मैं अपनी पत्नी का साथ देता, ना रिश्तेदारों की बातों में और अपनी माँ की, बहन की बातों में ना आया होता, तो आज हम साथ होते। काश मैंने कुछ सोचा होता। कितनी अच्छी थी मेरी पत्नी, कितना समझती थी, हर लड़ाई को झेल लेती थी और कुछ नहीं बोलती थी, फिर भी मैंने उसे छोड़ दिया, ये है, वो है। बहुत सी बातें सोचता है, और उसको सुधा की भी चिंता होती है कि हॉस्पिटल में पता नहीं उसके पास कौन है, कौन नहीं है, कौन उसके साथ होगा, फ़ोन भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके घरवाले उसके पास होंगे। इतना ही सोच रहा होता है कि आधी रात को फ़ोन की घंटी बजती है, और उठाता है तो उधर से सुधा ही होती है कि आप। तो सुधा का फ़ोन उठाते ही वो सुधा से पूछता है, कैसी हो तुम, और तुम्हारे पास कौन है? तुमने खाना खाया या नहीं खाया? वो कहती है कि नहीं, मेरे पास कोई नहीं है, और अभी तक खाना खाने का मेरा मन नहीं कर रहा है। तो वो कहता है, तुम रुको, एक तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से तुम्हारे पास भी कोई नहीं है, खाना भी नहीं खाया है, दवाइयाँ खानी हैं। बहुत बोलता है वो, और कहता है मैं अभी आता हूँ। वो उसको मना करती है कि नहीं, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो हॉस्पिटल पहुँच जाता है। सुधा उसको अपने सामने देखकर बहुत खुश होती है, और वो होटल से खाना भी पैक करवा कर ले जाता है दोनों के लिए, उसकी पसंद की सब्जियाँ लेकर जाता है। वहाँ जाकर वो उसको सहारा देकर उठाता है, उसके हाथ धुलवाता है और उसको बिठाता है सहारा देकर, और दोनों खाना खाते हैं। वो कहती है कि आज भी तुम्हें याद है कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं? तो वो कहता है कि मुझे सब कुछ याद है, मैं कुछ नहीं भूला हूँ, और बहुत बड़ी गलती हुई है हम दोनों से कि मैंने तुम्हें नहीं समझा, और मैं काश तुम्हें समझ लेता तो आज ये हालत ना होती हमारी। तो दोनों खाना खाते हैं, एक-दूसरे के साथ बातें करते हैं, बहुत खुश होते हैं दोनों। कुछ देर बाद सूरज बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, क्या हम दोबारा से साथ नहीं रह सकते? तो सुधा कुछ नहीं बोलती, सिर्फ़ रोने लगती है, उसकी आँखों से आँसू बह रहे होते हैं, और वो भी हाँ में सर हिला देती है। तो दोनों एक साथ दोबारा से एक साथ रहने का फ़ैसला करते हैं। पहले दोनों उसको वहाँ से डिस्चार्ज करवाता है और उसके घर लेके जाता है। वो अपने भैया-भाभी को सब कुछ बताती है कि अब मुझे सूरज के साथ ही रहना है, हम दोनों फिर से एक साथ रहना चाहते हैं। तो वो वहाँ से फिर वो सीधा अपने घर जाते हैं और अपने घर आते हैं। दोबारा से दोनों साथ में रहने का फ़ैसला करते हैं, और एक खुशी-खुशी दोनों साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट कर कर बताइएगा कैसी लगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।